देश भर में स्वतंत्रता दिवस की धूम कल मनाया जाएगा। आजादी की 77वीं वर्षगांठ। कोटद्वार में डाकघर में बांट रहा 25 रुपए में तिरंगा। कांग्रेस नेता रंजीत दास ने थामा बीजेपी का दामन। रंजीत दास पर भड़वे मथुरा दत्त जोशी। कहा, पार्टी के पास उम्मीदवारों की कमी नहीं। देहरादून में कांग्रेस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर शक्तिश्री कार्यक्रम को किया गया लॉन्च। कहा, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है उद्देश्य। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरिद्वार में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित 2 दिवसीय जिला पंचायत सदस्य की कार्यशाला का समापन हो गया है। वहीं आपको बता दें कि समापन के अवसर पर राज्यसभा सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह, लोकसभा सांसद तीरथ सिंह रावत, सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान पूरे गढ़वाल मंडल से आए जिला पंचायत सदस्यों को केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। वहीं आपको बता दें कि बताया गया है कि किस तरह से इन योजनाओं का लाभ ग्रामीण क्षेत्र की जनता को दिया जाए। वहीं आपको बता दें कि मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि इस तरह से कार्यशाला से अंतिम छोर पर बैठे व्यक्तियों को भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है और निश्चित रूप से 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिलेगा। जीत कर आती है उस दिन से अगले चुनाव की तैयारी करती है और उसी दिशा में ये एक्सरसाइज है, क्योंकि जो हमने काम जनता के लिए किए हैं तो जनता के को तक वो पहुंचनी चाहिए, उसकी जानकारी होनी चाहिए, जनता को उसका लाभ होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का नेता नरेंद्र मोदी विश्व का नंबर 1 नेता है और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही लोकतांत्रिक प्रणाली से चुनाव होते हैं। और वहीं चाहे हमारे पार्षद हों, जिला पंचायत के सदस्य हों, बीडीसी के सदस्य हों, विधायक हों, सांसद हों, मंत्री हों, सबकी कार्यशाला लगातार चलती रहती है। कुछ पुराने बीते उन सबको प्रशिक्षण के रूप में बताया गया है किस हिसाब से हमको क्षेत्र में जाकर अपना काम करना है और एक ऐसी छाप छोड़नी है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के से समर्पित सदस्य चुने गए। मेन फोकस तो इस देश की जो गांव में गली में लोग बाग रहते हैं उनका कैसे हम सही से विकास कर पाए, किस तरीके से विकास कर पाए, जो हमारी भारत सरकार की योजना है उन्हें कैसे धरातल पर लाया जाए, उस विषय में बताएगा। जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में लोगों को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए फ्लाईओवर निर्माण कार्य शुरू किया गया था, लेकिन यही निर्माण कार्य अब लोगों के लिए जी का जंजाल बनता जा रहा है। आपको बता दें कि अब तो चुने हुए जनप्रतिनिधि भी फ्लाईओवर के निर्माण कार्य को लेकर केंद्र सरकार से जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन ठेकेदार की मनमानी के आगे जनप्रतिनिधि और सरकारी नुमाइंदे नतमस्तक हो गए हैं। वहीं पुल निर्माण को लेकर अब एक बार फिर से बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। NH 74 के ऊपर एक बाईपास बन रहा है, रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर एक बाईपास बन रहा है। मैंने कई बार वहां पर निरीक्षण के लिए हम लोग गए हैं, बहुत सारे लोग गए हैं मेरे साथ, SDM भी गए हैं और NH के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है वो भी आते रहे हैं। लेकिन वो पुल को देखने के बाद और दिल्ली में और जगह, पंजाब में कई जगह पर सड़कों पर पुल बने हुए हैं, फ्लाईओवर बने हुए हैं और बड़े बड़े फ्लाईओवर बने हुए हैं,
उनको देखने से और उसके देखने में ऐसा लगता है कि जैसे या तो ये बुढ़ा ही पैदा हुआ और या वो जवान है। फर्क लग रहा है कुछ देखने में। चीमा जी को ड्राइंग दिखाई थी तो चीमा जी को किसी अपने एक्सपर्ट को दिखानी चाहिए थी और उसी के द्वारा चेक कराते कि भाई ड्राइंग चेंज क्यों की गई, तो उसका जवाब भी चीमा जी देंगे। और उन्हीं के वो तो कई बार वहां गए भी हैं, मौके पे कहते हैं भाई ऐसा बनना चाहिए वैसा बनना चाहिए, तो वो तो उनकी निगरानी में बनना है तो उन्हें पता होना चाहिए, अगर गलत बना है तो उन्हें रुकवाना चाहिए, क्योंकि भाई वहां के जनप्रतिनिधि है, उनकी सरकार है, उन्हें तो 2 मिनट लगेंगे काम रुकवाने में। होता है कि वो मानक के अनुरूप नहीं बने, अगर मानक के अनुरूप पिलर बना होता तो उसे मोटाई नहीं करानी पड़ती, कहीं ना कहीं उसके मानक में चूक हुई है और उसकी भी जांच होनी चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करता है जो कि देहरादून से सामने आ रही है। आपको बता दें कि देहरादून में लगातार बारिश हो रही है और जिसे देखते हुए डिफेंस कॉलेज की बिल्डिंग नदी में समा गई है। वहीं आपको बता दें कि मालदेवता में भारी बारिश से भारी नुकसान हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि देहरादून से सामने आ रही है। देहरादून में डिफेंस कॉलेज की बिल्डिंग नदी में समा गई है। वहीं आपको बता दें कि मालदेवता में भारी बारिश के कारण जो भारी नुकसान भी हुआ है। वहीं आपको बता दें कि लगातार प्रदेश में भारी बारिश है उसका दौर जारी है और जिसको देखते हुए नुकसान की भी खबरें जो है वो लगातार सामने आ रही हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि देहरादून से सामने आ रही है। देहरादून में लगातार हो रही बारिश से भारी नुकसान हुआ है जिसमें कि डिफेंस कॉलेज की बिल्डिंग नदी में समा गई। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि मालदेवता में भी भारी बारिश से भारी नुकसान हुआ है जिसको लेकर प्रशासन भी लगातार अलर्ट मोड पर है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है उसको देखते हुए नुकसान भी जो है भारी मात्रा में आंका जा रहा है। तो आपको बता दें कि देहरादून से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर डिफेंस कॉलोनी का जो एक बिल्डिंग है वो पानी में समा गई जिससे जो आसपास का एरिया है वहां बहुत ही भारी नुकसान हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि लगातार बारिश को देखते हुए मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। प्रदेश में बारिश और लैंडस्लाइड ने हाल बेहाल कर दिया है। आपको बता दें कि प्रदेश में कहीं बिल्डिंग गिरी तो कहीं पार्किंग में खड़ी कारें जलमग्न हो गई। आपको बता दें कि देहरादून के मालदेवता में आपदा जैसे हालात बने हुए हैं। मालदेवता में नून डिफेंस कॉलेज की बिल्डिंग जमीनों-दोज हो गई और वहीं चारों तरफ जनजीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। मालदेवता में आपदा जैसे हालात, पार्किंग में खड़ी कारें हुई जलमग्न। वहीं आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें हैं हम आपको ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हालात जो है बिगड़ते जा रहे हैं क्षेत्र में और लगातार बारिश की वजह से जल भराव की स्थिति भी बनी हुई है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं देहरादून के जहां पर लगातार बारिश का दौर जो है वो जारी है और जिसको देखते हुए आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस हद तक जल भराव हुआ है जिसपे कारें भी जो है पूरे तरीके से डूब गई हैं। पार्किंग जो जगह है, पार्किंग की जगह वो पूरे तरीके से जलमग्न हो गई है। वहीं सड़कों का हाल भी पूरे तरीके से बेहाल है और जहां पर लगातार अभी भी जो बारिश का दौर है वो लगातार जारी है जिसको देखते हुए मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी किया गया है। लगातार हो रही बारिश के कारण सामान्य जनजीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। कहीं जल भराव व कहीं वाहनों के बहने की सूचना पर मणिकांत मिश्रा, कमांडेंट एसडीआरएफ के निर्देशानुसार एसडीआरएफ की टीम रात भर राहत और बचाव कार्य में जुटी रही। वहीं आपको बता दें कि ऋषिकेश में खारा स्रोत के पास कुछ घरों में जल भराव होने से लोगों के फंसे होने की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर मकान में फंसे लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। वहीं आपको बता दें कि एसडीआरएफ की टीमें लगातार रात भर राहत बचाव कार्य में लगी रही। कई स्थानों से घटनाओं की सूचना पर रेस्क्यू टीमों ने तत्काल प्रतिपादन किया जा रहा है।
चमोली के नगर पंचायत पीपलकोटे कार्यालय में ऊपर से नाला आने से कार्यालय की गाड़ियां मलबे में दब गई हैं। आपको बता दें, और कार्यालय में पानी भी भर गया है। जानकारी के मुताबिक वहां पर सफाई कर्मचारी रहते थे और उनके जानवर बह गए हैं। वहीं आपको बता दें कि फिलहाल लोगों को वहां से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यह शुरुआत 15 अगस्त से शुरू होगी और 22 अगस्त तक ये कैंप चलेगा। वहीं आपको बता दें कि इस संबंध में देहरादून के हरिद्वार रोड स्थित अमोलाज रेस्टोरेंट में आयोजित पत्रकार वार्ता में डॉक्टर जोशी ने बताया कि ऐसे में सामाजिक दायित्व की भावना के तहत यह कैंप आयोजित करने का निश्चय लिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि विचार, एक नई सोच, सामाजिक संगठन और पराशर पैथोलॉजी और इमेजिंग सेंटर संयुक्त रूप से यह शिविर चलाएंगे। वहीं आपको बता दें कि डॉक्टर जोशी ने यह भी कहा कि पहाड़ चलो अभियान के तहत जल्द ही उत्तरकाशी और चमोली में भी स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर एसडी जोशी 2020 से ही चलो गांव की ओर अभियान भी चला रहे हैं और इसी अभियान के तहत वह पर्वतीय जिलों में सुदूर गांवों में निःशुल्क हेल्थ कैंप लगाते हैं। इसमें विचार, एक नई सोच, सामाजिक संगठन भी मरीजों को दवाएं और अन्य जांच करवाने में मदद करता है। डॉक्टर जोशी ने अब तक चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी और पोडी में विभिन्न गांवों में 30 से अधिक स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया है। हमारा जो क्राइटेरिया है संस्था का, हम पहाड़ में ऐसी जगह पे कैंप लगाते हैं जहाँ पे कि आसपास सुविधाएं बहुत कम होती हैं और जहाँ पे कि रोड से भी थोड़ी कनेक्टिविटी दूर होती है, जहाँ पे मुझे लगता है कि वहाँ के लोग जो है इतने फ्रीक्वेंटली अस्पताल विजिट नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी जगह पे करते हैं। जैसे घंडियाल धार में हमने किया, उसके अलावा उत्तरकाशी में, और अभी जैसे कफनोल इलाका, ये काफ़ी स्वास्थ्य के मामले में पिछड़ा हुआ इलाका है। और उत्तरकाशी में तो खैर जो डिस्ट्रिक्ट में है और किसी कमेटी ने हमें आग्रह किया है, तो हमारा जो फोकस रहेगा वही रहेगा, क्योंकि जो इतने कैंप हमने किए करीब 50 के आसपास, उसमें हमने ये देखा कि वहाँ पे एक तो बुजुर्ग लोग हैं ज़्यादा और दूसरा महिलाएं हैं और छोटे बच्चे हैं। तो बुजुर्ग लोग भी ज़्यादा ख्याल नहीं रख पाते और महिलाएं तो अपने काम में इतना व्यस्त रहती है पहाड़ों में कि कह नहीं सकते, तो बच्चे अपना ऐसे ही रहते हैं। तो उन लोगों को खास तौर से उसमें क्या होता है कि एक तो दवाइयां हम निःशुल्क दे देते हैं उनको, करीब जितना भी होता है हफ्ते भर से लेके महीने भर तक की, और उनको उचित सलाह दे देते हैं ताकि वो अगर देहरादून आए तो कहीं इधर उधर ना भटके, या तो हमारे पास आए तो हम उनकी कुछ मदद कर सकें। थराली में बीती देर रात उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण पूरे शहर के तमाम नदी नालों में अचानक से भयंकर बाढ़ आ गई है, जिसे देखकर लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं आपको बता दें कि बाढ़ से गौशालाएं, जमीन जायदाद और डांडगढ़ के बीच बड़ी संख्या में दुकानदारों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं आपको बता दें कि आशंका जताई जा रही है कि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हो रही बारिश और भारी बादल फटने के कारण यह मंजर देखने को मिल रहा है। बताते चले कि इस बाढ़ से जमीन के एक बड़े हिस्से को अलग अलग दिशाओं से चपेट में ले लिया है और ग्रामीणों ने बताया कि मछली उत्पादन प्लांट में मजदूरी कर रहे 20 लोगों को समय रहते नदी के किनारे से निकाला गया। अगर उन्हें निकालने में देरी होती तो यह सभी बाढ़ के साथ बह जाते। साथ ही नंदाकिनी नदी भी उफान पर है और बाढ़ में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के परिसर के साथ साथ कई लोगों के घरों को उस बाढ़ ने अपनी चपेट में ले लिया और जिससे बड़ा नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो आपको बता दें कि लगातार उत्तराखंड में जो
माहौल है वो बिगड़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए लगातार जिस तरीके से हिमालयी क्षेत्रों में बारिश हो रही है उसको देखते हुए लगातार हालात जो हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं, जहां बाढ़ जैसे हालात बनते जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि बाढ़ के कारण जहां लोगों के ज्यादा जमीनों दोस्त हो गई हैं, वहीं दुकानों का भी हाल बेहाल है। वहीं आपको बता दें कि पार्किंग हो, सड़कें हो, घर हो, रेस्टोरेंट हो, कोई भी हो, धर्मशालाएं हो, सभी बाढ़ की चपेट में आ गई हैं, जिसकी वजह से जो प्रदेश है उसको भारी नुकसान हो रहा है। लोग अपने घरों में लोगों के घर भी जो है पूरे तरीके से जमीनों दोस्त हो गए हैं, लोगों के घरों का आता पता नहीं है, लोगों की जो जनजीवन है वो पूरे तरीके से बाढ़ से प्रभावित हो रहा है और अस्त व्यस्त हो गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बाढ़ के पानी का बहाव है वो इतना विकराल है कि वह सभी चीजों को अपने साथ समेटते हुए अपने बहाव में खींच कर ले जा रहा है, फिर चाहे वह मकान हो, गाड़ियां हो या फिर कुछ भी। कल रात को यहाँ पे भयंकर बारिश आई और इस नाले में जो है बादल फटा हुआ है। हमारे यहाँ पर करोड़ों का मत्स्य तालाब था जो कि पानसिंह बिष्ट जी का था और सारा मत्स्य तालाब बह चुका है। यहाँ पर करोड़ों का नुकसान हो चुका है और गांव में जो है कि 5 पुल टूट गए हैं और रात भर लोग जागे हुए थे, अपने बच्चों को लेके प्राथमिक विद्यालय में शिफ्ट हो गए थे और हम लोग भी रात भर लोगों की सेवा करते रहे। कम से कम 20-25 लोगों को हमने अपने घर में सुलाया रात को, लेबर थे यहाँ पर मछली तालाब पे। मैं भगवान से दुआ करता हूँ, लाडू देवता से दुआ करता हूँ कि सारे लोगों को बचाने में हमारा सहयोग रहा, सारे ग्राम सभा का सहयोग रहा। कल की बारिश ने हमारे यहाँ बहुत तहलका मचा दिया है, क्योंकि कल रात दिन भर बारिश होने की वजह से 10 बजे से ऐसा नदी बढ़ गई, ऐसी नदी बढ़ गई इसमें यहाँ पूरी घाटी खेत खलियान सब मछली तालाब जो है कि सारी खत्म कर दी। इसका आकलन जो है कि भारत सरकार के पास लगभग 1-1.5 करोड़ का है, 1.5 करोड़ के लगभग इस पर पैसा खर्च हुआ है, जिसमें से कि 10 टन मच्छियों का बिल्कुल खत्म हो चुका है। 10 टन मच्छियाँ अभी इसमें जो बिखरे हुए हैं, अभी इनको जरा उन लोगों से उठवा के यहाँ पर फेंकवा देंगे। चलिए अब सीधा रुख करते हैं उधमसिंह का, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा कार्यक्रम में शिरकत की गई। সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করি, ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, রেশন কার্ড এগুলো যদি থাকে তাহলে আমি সিটিজেনশিপ, আমি কেন সিটিজেন হই? প্রশ্ন তো আসবেই আপনার সবার হচ্ছে। এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় একটা কৌশলগত জায়গা তৎকালীন সময় সরকারের। এক দেশে 2 প্রধান, এক দেশে 2 নিশান কখনোই হতে পারে 4জন দেশ বিভাগ। একটা দেশে 2 প্রধানমন্ত্রী হতে পারে না, 2 দেশের পতাকা হতে পারে না। তাই একটু আগে 15 মিনিট ধরে যেগুলো দেখেছেন আপনারা, সেই 15 মিনিটে যেটা ছিল মোহাম্মদ আলী জিন্না এবং জওহরলাল নেহেরু, এই 2 প্রধানমন্ত্রী হওয়ার খাসাবাদ দিতে হয়েছে পূর্ব পাকিস্তানের লোকেদের এবং পশ্চিম পাকিস্তানের লোকেদের। যার কারণে আজকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আমরা অবহেলিত, নিষ্পেষিত হয়ে আমরা দীর্ঘ 65 বছর ধরে আমরা অতিবাহিত করেছি আমাদের। আজকে যদি সিএ না হয়, ভোটার কার্ড, রেশন কার্ড কখনো পাইবে একটা একজন মানুষের ভারতবর্ষের সিটিজেনশিপ হিসেবে গণ্য হওয়ার জন্য। সিটিজেনশিপ হতে গেলে আপনাকে সবার প্রথমে সেন্সাস রিপোর্টে নাম দিতে হবে। 2011 সালে সেন্সাস রিপোর্ট হয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকারের, তারপরে 2022 সালে কিন্তু এখনো হয়নি। আশা করি সামনে সেন্সাস রিপোর্টের নাম দিতে ভোটে ধরুন যারা বাংলাদেশ থেকে এসেছে, পশ্চিমবঙ্গে সর্বপ্রথম এসেছে, তাদের ওখানকার যে সরকার আছে, স্টেট গভর্নমেন্টের সরকার, তারা কিন্তু ভোটার তালিকা রেশন কার্ড লাগিয়ে দিয়েছে, কিন্তু তারা সেন্সাসের নাম পাঠায়নি কেন্দ্র সরকারের কাছে যে আপনাকে
এই ব্যাখ্যাটা তার কাছে দেব, তাহলে সে বুঝতে পারবে কেন ভারতীয় জনতা পার্টির গভর্নমেন্ট দরকার, যে কারণে আজকে আমি এই বক্তব্য এখানে রাখছি। আমার খুবই কম সময় আছে, কেননা আমাকে স্লাইড ধরতে হবে। আমার মাননীয় আমার কলিগ অজয় ব্যানার্জি নিমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছিলেন। আমার কনস্টিটিউশনেও আমার এই চলছে, এই অনুষ্ঠান চলছে, তো আমাকে সেখানে ফিরে যেতে হবে। আমি চাইব যে আপনারা সংগঠিত হয়ে भारतीय जनता पार्टी का हाथ को मजबूत करना है। इसके सिवा दूसरा कोई पार्टी हमारे भारतवर्ष में रहने के लिए सोचेगा नहीं। एकमात्र अगर सोचेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ही सोचेंगे। आपको मैं अपने काम नहीं कर सकती। राष्ट्रहित का बात एकमात्र भारतीय जनता पार्टी करता है, और राष्ट्रहित वही होता है जो हमारे भाई लोग पड़ोसी देश में अभी वहां विपरीत हो रहा है, वहां से उनको मजबूरन आना पड़ रहा है। मैं लास्ट में एक बात कहकर खत्म करना चाहता हूं कि हमारे माननीय मंत्री जी भी यहां है, उन लोगों को भी भाषण रहेगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर नहीं होते तो पश्चिम बंगाल नहीं बनता। ऐसे उन लोगों के साथ जो लोगों ने साथ दिया, उनमें से दिया ठाकुर जी भी एक बहुत। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।